देखिए, एक अनोखी लव स्टोरी जिसकी चर्चा देश भर में है। हम बात कर रहे हैं सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से हिंदुस्तान चली आई। सीमा का दावा है कि उसने प्यार के खातिर अपना मुल्क, अपना पति सब कुछ छोड़ दिया। सीमा हैदर अब सचिन के घर में रहती है, लेकिन सीमा हैदर की जिंदगी से जुड़ी बड़ा खुलासा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं। साल 2023 की सबसे मशहूर लव स्टोरी के 2 किरदार, सचिन मीणा और सीमा हैदर। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सरहद पार वाली इस लव स्टोरी में कुछ घंटे पहले ही एक नया ट्विस्ट आ गया। ऐसा ट्विस्ट जिसने पूरे इलाके में फैला दी सनसनी। मोबाइल में पबजी गेम खेलते हुए प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ भारत के नोएडा स्थित रबुपुरा गांव में मिलने के लिए नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में एंट्री लेती है। ये का प्रेम कहानी एक और जहां भारत और पाकिस्तान में खूब तेज़ी से वायरल हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीमा हैदर ने जिस तरीके से भारत में पनाह ली है, इसको लेकर के जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके कान खड़े हो गए हैं। और अब सीमा हैदर की सच्चाई का पता लगाने के लिए यूपी एटीएस और साथ ही देश की बाकी सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। आज दोपहर से ही सीमा हैदर से यूपी एटीएस की एक टीम जो है वो पूछताछ कर रही है। और तो सरहद पार से आई सीमा हैदर और हिंदुस्तान का सचिन किसी बॉलीवुड फिल्म के किरदार की तरह मशहूर हो चुके हैं। सिर्फ एक हफ्ते में ही उनकी लव स्टोरी के किस्से घर घर तक पहुंच चुके हैं। सचिन के घर दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन अब वहां एटीएस भी दस्तक दे चुकी है। पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर और सचिन कुछ घंटे पहले तक इसी तरह अपने दिल के जज्बात कैमरे में कैद कर रहे थे। बिलीव है, यकीन है, भरोसा है, यहाँ पे मुझे नहीं भेजेंगे क्योंकि मेरे बच्चों का और मेरा वहाँ फ्यूचर नहीं है, हमारा वहाँ एंड ही होगा। लेकिन अब इस घर का दरवाजा बंद है। इस दरवाजे पर लोग दस्तक पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन न तो ये दरवाजा खुल रहा है और ना ही अंदर से कोई आवाज आ रही है। बस खामोशी छाई है। इस खामोशी की वजह बेहद सनसनीखेज है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस घर में अपने 4 बच्चों के साथ रहने वाली सीमा हैदर कुछ घंटे पहले अचानक लापता हो गई। सीमा के साथ उसका प्रेमी सचिन भी गायब हो गया। अब दावा किया जा रहा है कि वे दोनों उत्तर प्रदेश पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस के कब्जे में हैं। एटीएस की टीम जासूसी के शक में सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है। हैदर अपने 4 बच्चों के साथ सचिन के साथ यहाँ पर रह रही थी और लगातार एटीएस की जो नज़र है वो सीमा हैदर पर थी, क्योंकि पाकिस्तानी जासूस होने का शक भी जताया जा रहा था। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है कि सीमा एक पाकिस्तानी नागरिक है। सीमा के चाचा पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार की पोस्ट पर हैं और जबकि सीमा का भाई भी पाकिस्तानी सैनिक है। इसके अलावा सीमा के भारत आने में बहुत सारे पेच हैं। ऐसे में उससे पूछताछ होना लाजमी है और इसलिए शुरुआत से ही सीमा पर एटीएस की नज़र थी, एटीएस के रडार में भी थी। और आज दोपहर में तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच यहाँ पर जो एटीएस की टीम है वो आती है और सीमा और सचिन को अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई है। दावा किया जा रहा है कि सीमा हैदर कई दिनों से एटीएस के रडार पर थी। दरअसल जिस दिन यह खुलासा हुआ था कि सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ गैर कानूनी तरीके से भारत पहुंची थी, उसी दिन नोएडा पुलिस ने उसके खिलाफ जांच का शिकंजा कस दिया था। नोएडा पुलिस की जांच के बाद ही सीमा और उसके 4 बच्चों के साथ साथ
उसके प्रेमी सचिन को भी सलाखों के पीछे भेज दिया गया था। इतना ही नहीं, सचिन के पिता को भी जेल की हवा खानी पड़ी थी। लेकिन जेल से रिहाई के बाद सीमा हैदर ने ऐलान किया था कि वो सचिन को पति मान चुकी है और अब वो उसकी जीवन संगिनी बनकर भारत में ही रहेगी। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ और यहाँ ही रहना चाहती हूँ। सचिन से बहुत प्यार करती हूँ। मैं इनके बगैर एक पल नहीं रह सकती। वापस जाने का तो सोच भी नहीं सकती। सचिन के घर में सीमा ने एकदम नया अवतार धारण कर लिया। वो साड़ी और सिंदूर में तुलसी पूजा करती हुई नजर आई। साथ ही उसने दावा किया कि वो हिंदू धर्म अपना चुकी है। इसके बाद सचिन और सीमा अपने प्यार की दुनिया में खो गए। मुझे खुद इच्छा थी साड़ी पहनने की। मेरा अपना मन था कि मैं साड़ी पहनूं और इस तरह इनके लिए तैयार हूं। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन की लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो गई। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ सीमा हैदर के अतीत और पाकिस्तान में उसके परिवार के बारे में ऐसे खुलासे हुए जिसने जांच एजेंसियों को फिर से हरकत में ला दिया। शुरुआत से ही जो है सीमा एटीएस के रडार पे थी और सूत्रों के मुताबिक खुफिया विभाग ने नेपाल में भी सीमा का पूरा रूट मैप जो है वो तैयार कर लिया है। व्हाट्सएप चैट से लेकर और बाकी तमाम सबूतों के आधार पर जो है वो सीमा से आगे की पूछताछ की जा रही है। और नेपाल में रहने के दौरान सीमा हैदर जो है वो जिन जिन होटलों में रुकी थी उन होटलों के मालिक और मैनेजर से भी जो है वो लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है और बाकी की जो ज़रूरी जानकारियां हैं वो भी जुटाने की कवायद जो है वो जारी है। इसके अलावा उन होटलों के और उन रोड की सीसीटीवी मैप भी जो है वो उनकी भी मदद जो है वो ली जा रही है। फिलहाल यूपी एटीएस और नोएडा पुलिस की एक टीम जो है वो इसी ऑफिस में सीमा हैदर से पूछताछ की जा रही है। तो देखिए, सीमा हैदर नेपाल के रास्ते से हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी। पाकिस्तान से नेपाल के जरिए भारत पहुंचने के खुलासे के बाद जांच एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि सवाल ये उठ रहे हैं कि पाकिस्तान में महिला इतनी आसानी से नेपाल बॉर्डर पार करके दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा तक कैसे पहुंच गई। लेकिन एटीएस की एंट्री से जासूसी एंगल ने सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ा दी है। सचिन और सीमा जिस वक्त नए नए वीडियो तैयार कर रहे थे, ठीक उसी वक्त एटीएस की टीम इस लव स्टोरी की हकीकत जानने के लिए सबूत इकट्ठे कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर की व्हाट्सएप चैट और उसके फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट से कुछ सबूत हाथ लगे तो शक गहराता चला गया और फिर उसी शक के आधार पर एटीएस ने सीमा और सचिन को पूछताछ के लिए तलब कर डाला। के सूत्रों के मुताबिक देश की सुरक्षा में लगी तमाम एजेंसियां जो हैं वो इस वक्त सीमा हैदर के भारत में आने की सच्चाई जो है उसका पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। जो है वो इसी ऑफिस में सीमा हैदर से पूछताछ चल रही है और इससे पहले जो है सेक्टर 58 स्थित एटीएस के ऑफिस में भी सीमा हैदर को लेकर के आया गया था, लेकिन वहां पर चूंकि पहले से मीडिया कर्मी मौजूद थे इसलिए जो है यूपी एटीएस की टीम जो है वो सीमा हैदर को वहां ना ला करके इस ऑफिस में लेकर के आई है और जो है वो सीमा हैदर से जो है वो पूरी जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि उसकी भारत आने की आखिर सच्चाई क्या है। नेपाल में वो कौन कौन सी जगह पे थी, किन किन होटलों में जो है वो रुकी हुई थी। इसके अलावा जो सीमा के जो आइडेंटिटी कार्ड हैं वो भी जो है वो हाई कमीशन को भेज दिए गए हैं ताकि सीमा की जो सच्चाई है उसका पता लगाया जा सके। सचिन और सीमा से पूछताछ में क्या जानकारियां मिली हैं अभी तो ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि सीमा के आईडी कार्ड हाई कमीशन को भेजे गए हैं। सीमा हैदर की लव स्टोरी और भारत में उसके गैर कानूनी एंट्री के पीछे एटीएस को किसी गहरी साजिश का शक है। अब आप इस शक की वजह भी जान लीजिए। जांच के दौरान पता चला है कि सीमा के परिवार का पाकिस्तानी आर्मी से सीधा ताल्लुक है।
सीमा के चाचा पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार हैं। सीमा का भाई पाकिस्तानी सैनिक है। पाकिस्तानी नागरिक सीमा से सिर्फ यूपी एटीएस ही नहीं बल्कि तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ करेंगी। एक तरफ सीमा से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी सीमा के इस कदम के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। वो सिर्फ एक बेवकूफ़ खातून है जो एक लड़के की बातों में आके तो यहाँ से चली गई है। उसने अपना घर भी बर्बाद किया, अपना मुस्तकबिल भी ख़राब कर लिया, हत्ता कि उसने आखिरत तक ख़राब कर ली है। तो ये जो मोबाइल का बेजा इस्तेमाल है या हमारे घरों में जो बच्चों को पूछने वाला नहीं है, तो सिर्फ हमें इस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए। वो एक नामाकूल औरत है जो यहाँ से बच्चों को भी ले गई है, तो उसको तो वहाँ पे भी वाकई सज़ा मिलनी चाहिए और इधर पाकिस्तान को भी उस पर कोई एक्शन लेना चाहिए। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक क्या माहौल है, कितनी नफरत है, कितना विवाद है, ये तो आपने देख लिया। लेकिन अब बारी सीमा की प्रेम कहानी के उस हिस्से की है जिसके बाद ये सब कुछ शुरू हुआ। पबजी कहने को ये एक गेम है जिसमें दुनिया के किसी भी कोने में बैठा शख्स इस खेल का हिस्सा बन सकता है। यही पबजी सीमा और सचिन की मोहब्बत का प्लेटफॉर्म बना, जहां दोनों शुरू में खिलाड़ी थे, लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो बात दूर तक निकल गई। वो साल था 2020, जब कोरोना में लॉकडाउन के वक्त सीमा ने घर में रहकर पबजी खेलना शुरू किया था। पबजी खेलते हुए सचिन से उसकी दोस्ती हुई। उसके बाद एक दूसरे को नंबर दिए, फोन कॉल से वीडियो कॉल शुरू हुए और फिर इसी साल की शुरुआत में दोनों ने मिलने का फैसला किया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा और सचिन ने पहले नेपाल में मुलाकात की और फिर दोनों ने शादी का फैसला किया। सबसे बड़ी चुनौती थी पाकिस्तान से सीमा का भारत आना। नेपाल से भारत में दाखिल होना आसान था और इसलिए नेपाल को चुना गया। यूपी पुलिस के मुताबिक सीमा भारत आने के लिए यूट्यूब देखना शुरू की। उसके बाद भारत आने के लिए सीमा सबसे पहले दुबई पहुंची और दुबई से 11 मई को नेपाल आ गई और नेपाल से बस में बैठकर 13 मई को सीमा दिल्ली आ गई। पुलिस के मुताबिक सीमा हैदर पर किसी को शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो अपने 4 बच्चों के साथ थी। इतना ही नहीं, भारत आने से पहले सीमा पाकिस्तान में अपना घर बेच आई थी। इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर ने किया है। सीमा का ये पाकिस्तानी पति इन दिनों सऊदी अरब में रहता है। वो कई बार सीमा से पाकिस्तान लौटने की गुजारिश कर चुका है। इसके लिए उसने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी मदद की गुहार लगाई है। चीफ आर्मी स्टाफ मुनीर स्टाफ को मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरे बच्चों को वापस किया जाए। वो इस टाइम भारत की कस्टडी में है। मैं गरीब हूं, मेरा ना वजीर आजम सुनता है ना सिंध वजीर आला सुनता है। मैं मिस्कीन हूं। मैं हाथ जोड़ के रेंजर आर्मी चीफ स्टाफ मुनीर साहब को मैं अर्ज करता हूं मेरा सुना जाए। मैं मिस्कीन हूं, मेरे बच्चे और मेरी बीवी को वापस किया जाए सर। गुलाम हैदर का दावा है कि सीमा के साथ उनकी लव मैरिज हुई थी, लेकिन सीमा साफ कहती है कि उनके पति नाटक कर रहे हैं, वो कहीं और शादी कर चुके हैं। वो तो पहले तो बकवास ही कर रहे हैं, ऐसे ड्रामा कर रहे हैं। वो ऐसी कोई बात नहीं है। उसके पहले बीवी बच्चे हैं तो उनके साथ खुश रहे। मैं यहाँ खुश हूँ। यानी इस कहानी में सिर्फ शॉक वैल्यू नहीं है, कहानी चौंकाती भी है और सवाल भी खड़े करती है। लेकिन सीमा हैदर कहती हैं कि उन्होंने जो किया वो अपने प्यार को पाने के लिए किया। बस क्या हमारी कोर्ट की मैरिज हो जाए, वैसे तो हो गई है, कोर्ट की रहती है तो हो जाए, फिर बहुत शांति से रह जाऊंगी। यहाँ बस नागरिकता मिल जाए मुझे, मेरे बच्चों को,
फिर कोई चिंता नहीं। चाहती क्या है आप जो है, मतलब भारत की सरकार से और लोगों से चाहती क्या है, और पाकिस्तान की सरकार से क्या चाहती हैं? पाकिस्तान की सरकार से ये चाहती हूँ कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मैं वापस नहीं आऊँगी, किसी भी हाल में नहीं आऊँगी। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। मैं बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हूँ। तो देखिए, सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी पर सरहद के दोनों तरफ घमासान छिड़ा हुआ है और सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर समेत ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें ये लव स्टोरी रास नहीं आ रही। सीमा हैदर को धमकियां दी जा रही है, वहीं अब पाकिस्तान में हिंदुओं के धर्म स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और सचिन के प्यार की चर्चा सरहद के दोनों तरफ हो रही है। नाम सीमा सचिन है। सीमा ठाकुर भी कह सकते हैं और ठकरायन भी कह सकते हैं। सीमा हैदर स्वेच्छा से भारत आई हुई हैं। भारत में नारियों का सम्मान है। वस्तुतः ये जांच की विषय है कि सीमा हैदर हैं क्या, ये जांच होनी चाहिए। मैंने जब से न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफ़ा। अच्छा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है कि 4 बच्चे होने के बावजूद वो किसी दूसरे मर्द नामहरम के पास गई है। लेकिन मज़हब को चेंज करना मैं कहती हूँ बहुत गलत हरकत थी उनकी, और इस टाइम वो पाकिस्तान आने के काबिल नहीं है अगर वो मज़हब चेंज कर चुकी हैं। सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आ चुकी हैं और सीमा के वापस न जाने पर सिंध प्रांत में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। ये गलत 10 जुलाई को पाकिस्तानी डाकू ने धमकी दी थी कि अगर सीमा वापस पाकिस्तान नहीं लौटी तो हिंदुओं के पूजा स्थल को ध्वस्त कर देंगे। ये जेकरी माई असांजी औरत न मोटी कसम खुदा पाक जी त मंदिर ते वणियो तव्हां जो हिंदू कहिड़ो बि गीता जो पुजारी हूंदे न ईंदो, बिल्कुलु मां उते जेका गोला बि मारींदुमि, पूरण वारा बम भी पूरींदुमि। जेकर जेको बि वाणियो आयो पूरी। आपकी स्क्रीन पर जो रॉकेट लॉन्चर दिखाई दे रहा है, ये उसी हमले में इस्तेमाल हुआ है। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर पर हुए इस हमले को सीमा के भारत आने से जोड़ा जा रहा है। आलू भरा पराठा, पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद में, भूख लगे ना प्यास। अब सवाल ये है कि आखिर सीमा की कहानी में हर किसी को इतनी दिलचस्पी क्यों है? ये दिलचस्पी किस हद तक है, उसे ग्रेटर नोएडा में सीमा और सचिन के घर के बाहर मौजूद इस भीड़ से समझिए। एबीपी न्यूज संवाददाता मदीहा खान मौके पर मौजूद थी। जब उन्होंने घर के बाहर जमा लोगों से सवाल किया तो पता चला कि कोई अलीगढ़ से आया है तो कोई पलवल से, और हर कोई बस ये देखना चाहता है कि वो सीमा हैदर कौन है जो पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों को लेकर भारत चली आई है। संजू नाम है, अलीगढ़ से आए। अच्छा, क्यों आए हैं यहाँ? देखने के लिए आए हैं सीमा हैदर को। अच्छा, क्यों, क्या देखना है? मतलब देखने की जाहिर सी बात है, बाहर से आया कोई, पाकिस्तान से आया कोई आदमी, देखना तो। मैं तो ड्यूटी से आ रहा था तो मैं बोला देखते चलें, भी लाइव देख लें। लाइव देख? हाँ जी। बड़ा दिलचस्प जवाब है आपका। आप कहाँ से आए? ककोड़ से आए जी। कितनी दूर पड़ता है? यहाँ से 20 किलोमीटर पर। अच्छा, तो अकेले आए हैं किसी के साथ? 3 जने साथ आए थे। अच्छा, क्यों आए हैं लेकिन यहाँ? लोगों को देखने आए थे जो पाकिस्तान से आए हैं, उन लोगों को देखने आए हैं। बाहर से जो बंदा आएगा उसे देखने आएंगे हम। मैं देखने के लिए आया था सीमा भाभी को। सीमा भाभी को? अच्छा, तो ये बताइए क्या माहौल है यहाँ आसपास के लोगों? यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, उनको देखने के लिए आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम तो बाहर से हैं जी। बाहर से? बाहर कहाँ से? मिर्जापुर से। मिर्जापुर से क्यों आए हैं यहाँ? कुछ नहीं, देखने के लिए आए थे, हम भी देख लें, सब लोग देखने आ रहे हैं। हम सीमा हैदर का सोशल मीडिया अकाउंट तलाशने इंस्टाग्राम पर पहुंचे तो पता चला कि सीमा हैदर के नाम से इंस्टा पर पैरोडी अकाउंट बनाए जा चुके हैं और हर अकाउंट पर कई हजार फॉलोअर्स मौजूद हैं। सीमा हैदर के नाम पर इतनी उत्सुकता और जिज्ञासा इसलिए है क्योंकि लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे। लोगों को शक है कि इस लव स्टोरी की हकीकत कुछ और ही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस प्यार के परवान की जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो क्या अपने अंजाम तक पहुंच पाएगी? क्या सचिन और सीमा
एक साथ यहाँ पर रह पाएंगे या फिर सीमा को जासूस होने के शक में गिरफ्तार किया जाएगा और फिर से पाकिस्तान भेजा जाएगा या फिर जेल में रखा जाएगा, ये आने वाले दिनों में बात पता चलेगी। लेकिन फिलहाल की जानकारी यही है कि सचिन और सीमा और उनके साथ सचिन के जो पिता हैं उनको यूपी एटीएस की टीम पूछताछ करने के लिए लेकर गई है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, ग्रेटर नोएडा। देखिए, दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ का सायरन बज रहा है। यमुना नदी में वाटर लेवल बढ़ रहा है, जो दिल्ली वालों की नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से यमुना नदी ने जो जख्म राजधानी को दिए हैं, उनकी भरपाई अभी तक नहीं हुई है। एक बार फिर यमुना नदी का कहर बरपा सकती है और ऐसे में हिमाचल और उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक आज अलर्ट जारी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि दिल्ली वालों, सावधान रहो, खतरा अभी टला नहीं है। बाढ़ से बेहाल राजधानी, फिर बढ़ने लगा यमुना का पानी। बारिश और बाढ़ की मार झेल रही दिल्ली के लिए एक बार फिर खतरे की घंटी बजने लगी है। 3 दिन से लगातार कम हो रहा यमुना के जलस्तर के बाद जहां राजधानी के लोग राहत भरी नजरों से देख रहे थे, अब उसी दिल्ली की धड़कनें फिर बढ़ने लगी हैं। यमुना नदी का वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है और इस वक्त खतरे के निशान से पार है। सोमवार सुबह 8 बजे यमुना का वाटर लेवल 205.50 मीटर पर था। सुबह 9 बजे वाटर लेवल 205.58 मीटर दर्ज किया गया, जो सुबह 10 बजे 205 मीटर 70 तक पहुंच गया, जबकि शाम 7 बजे वाटर लेवल 205.94 तक पहुंच गया। वहीं रात यमुना का जलस्तर 206 मीटर पहुंच गया और रात 11 बजे 206 मीटर को पार कर गया। यमुना नदी का खतरे का निशान 205.33 है, जो अब डूब चुका है। यमुना नदी ने जब अपना रौद्र रूप दिखाया था तो बड़े इलाके के हिस्सों में तबाही दिखी थी। यमुना नदी का पानी दिल्ली की सड़कों पर बहने लगा था। कई लोग बेघर हो गए। आईटीओ से लेकर राजघाट, कश्मीरी गेट से लेकर मॉनेस्ट्री तक अभी भी बाढ़ की चपेट में है। अब फिर से यमुना नदी का बढ़ता वाटर लेवल फिर से संकट का सायरन बजा रहा है। दूसरी तरफ हिमाचल से लेकर दिल्ली तक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ों पर ज्यादा बारिश होने से हथनीकुंड बैराज से ज्यादा पानी छोड़ा जा सकता है, जो दिल्ली में तबाही लाने के लिए काफी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट है। हरियाणा, पंजाब में बारिश की चेतावनी है, जबकि दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर हुई बारिश की मार दिल्ली यमुना के रौद्र रूप को देख चुकी है। अगर एक बार फिर बर्बादी की बूंद बरसती है, तो जो दिल्ली राहत के पल ढूंढ रही थी, उस दिल्ली में एक बार फिर यमुना तबाही ला सकती है। इस साल यमुना नदी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। यमुना नदी के सैलाब के आगे कुछ नहीं टिक पाया। हिमाचल और उत्तराखंड में हुई जोरदार बारिश ने ब्यास और यमुना नदी में जो तबाही मचाई, उससे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक बाढ़ आई है। ऐसे में दिल्ली पर बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। दिल्ली वालों को अभी सावधान रहने की जरूरत है। और तस्वीरें देखिए आपने कि दिल्ली के अभी भी आधा दर्जन इलाके डूबे हुए हैं पानी में। हमारे संवाददाता मेघा उपाध्याय दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई है। मेघा, तस्वीरें आपके पीछे मैं देख सकती हूँ, लेकिन पहले आप ये बताइए आप किस इलाके से जुड़ी हुई है और साथ ही ये भी बताइए कि अभी वहां की ताजा स्थिति क्या है।
देखिए, मैं सेंट्रल दिल्ली से जुड़ी हूँ और लगभग इलाकों में दिल्ली में जो है हाल पानी निकल चुका है, यानी कि इस वक्त पानी नहीं है। चाहे मैं बात ITO की करूँ या लाल किले, जहाँ पर घुटनों तक पानी था, लगभग हर जगह से पानी इस वक्त निकल चुका है। लेकिन फिर भी यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है। ऐसे में स्थिति गंभीर हो सकती है। इस वक्त जो ताज़ा अपडेट है उसके मुताबिक यमुना का जल स्तर 206 के बाद, यानी कि 206 से ज़्यादा बना हुआ है। और खतरे की बात यह है कि लगातार जहां यमुना का जलस्तर घटना चाहिए, वहीं यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। कल दिन भर यमुना के जलस्तर में जो है लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसे में ITO जहां सबसे ज़्यादा पानी था, वो भी इस वक्त पानी वहां से भी लगभग निकल चुका है, यानी कि रास्ता बिल्कुल गाड़ियाँ फिर से अपनी रफ्तार से वहाँ दौड़ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद पानी हल्का हल्का महसूस किया जा सकता है। वहीं लाल किला और राजघाट से भी पानी लगभग निकल चुका है। लेकिन इस वक्त जो अपडेट है वो यही है, यमुना खतरे के निशान के ऊपर है। ऐसे में दिल्ली वासियों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त वापस से पानी सड़कों पर आ सकता है। और जिस तरीके से लगातार बारिश की संभावना मौसम विभाग ने 18 तारीख तक राजधानी दिल्ली में जताई है, जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आज भी दोपहर के बाद, यानी कि देर शाम तक मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। ऐसे में अगर एक बार भी बारिश होती है तो ये दिल्ली के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पहले से ही यमुना का जलस्तर खतरे के बाद बना हुआ है, खतरा का पार बना हुआ है। और पहाड़ों में भी लगातार बारिश के अपडेट है। पहाड़ों में भी लगातार 18 तारीख तक बारिश का अपडेट दिया गया है। ऐसे में अगर पहाड़ों पर बारिश वहां होती हो तो वो भी डायरेक्ट हथनीकुंड बैराज से पानी यमुना के लिए छोड़ा जाएगा। और ऐसे में दिल्ली वासियों के लिए खतरा अभी भी टला नहीं है। जी ठीक है मेघा, लगातार आप में नजर बनाए रखिए, आपसे जानकारी हम लेते लेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, केरल के पूर्व CM ओमान चांडी का निधन हो चुका है। काफी दिनों से बीमार थे ओमान चांडी और 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। केरल के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं चांडी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केरल के पूर्व CM ओमान चांडी का निधन हो चुका है। और ऐसी खबरें आ रही थी कि काफी दिनों से वो बीमार चल रहे थे ओमान चांडी। केरल के पूर्व CM ओमान चांडी अब नहीं रहे, उनका निधन हो चुका है और काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। तो केरल के पूर्व CM ओमान चांडी का निधन हो चुका है। काफी दिनों से वो बीमार चल रहे थे और केरल के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं चांडी, और लंबे समय से बीमार रहने के कारण उनका अब निधन हो गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, केरल के पूर्व CM ओमान चांडी का निधन हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें, बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक का आज दूसरा दिन है और सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक की बैठक होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक का आज दूसरा दिन है। कल ये बैठक शुरू हुई थी और आज दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये बैठक चलने वाली है। बड़ी बड़ी पार्टियां इसमें शामिल हुई है, बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हुए हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर कि आज उसका दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ये बैठक होनी है। लगातार 26 पार्टियां इसमें शामिल होने की संभावना जताई गई थी और बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक आज दूसरा दिन है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमाम नेता आप देख सकते हैं मौजूद है, राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक, नीतीश कुमार से लेकर बहुत से लोग इसमें शामिल हैं। तो बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक का आज दूसरा दिन है। ये बड़ी बैठक जो पहले शिमला में होने वाली थी, लेकिन बारिश के चलते ये बैठक बदली गई और अब बेंगलुरु में ये बैठक हो रही है।